आज के क्लास में हम संस्कृत अनुवाद को प्रारंभ से समझेंगे। संस्कृत अनुवाद नहीं कर पाने के कारण बच्चों को संस्कृत बहुत भारी लगने लगती है और यही कारण होता है कि चाहते रहते हैं कि कोई संस्कृत के स्थान पर कोई दूसरा विषय पढ़ ले। तो यदि अच्छी तरह से संस्कृत अनुवाद को यदि समझ लेते हैं तो संस्कृत भारी नहीं लगेगी, बल्कि संस्कृत एक आसान भाषा लगेगी। इसीलिए जो भी यदि संस्कृत पढ़ना चाहते हैं उनको लग रहा है कि संस्कृत भारी है, उसका व्याकरण समझ में नहीं आता है, तो उन्हीं लोगों को ख्याल में रखते हुए प्रयास कर रहे हैं जो संस्कृत अनुवाद को प्रारंभ से और उस स्तर तक बतला दिया जाए जिससे कि संस्कृत भारी विद्यार्थियों को नहीं लगने लगे। तो सबसे पहले आज इस प्रथम क्लास में जो है वह अनुवाद की जो शुरुआती चैप्टर जो हुआ, शुरुआत वाले जो अनुवाद होते हैं, सबसे आसान जहाँ से हम संस्कृत अनुवाद को शुरू कर सकते हैं, शुरुआत से सीख सकते हैं, उस चीज़ को बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यदि जो संस्कृत अनुवाद को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले बोर्ड पर हम पहले से ही लिख दिए हैं जो कर्ता का रूप। यदि हम अनुवाद बनाते हैं तो सबसे प्रारंभ की संस्कृत में यदि हम अनुवाद सीखते हैं तो जैसे वह खेलता है, वे लोग जाते हैं, मैं लिखता हूँ, इस सब तरह की जो अनुवाद होती है सबसे पहले वो अनुवाद सीखते हैं। यानी कि इस सब तरह के जो हिंदी के शब्द है उसको संस्कृत में बदलना ये सीखते हैं। अब जैसे कहा जाएगा कि अंग्रेजी जब हम ट्रांसलेशन सीखते हैं तो पहले यह किताब है, वह कलम है, इस तरह का सीखते हैं। तो लेकिन संस्कृत में यदि हम अनुवाद सीखेंगे तो हम पहले वह नहीं सीखेंगे। जिस तरह से अपनी अपनी भाषा की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, तो संस्कृत यदि हम अनुवाद सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको इसी तरह का अनुवाद जो है वह सीखना पड़ेगा। और इस तरह के अनुवाद में, इस तरह के अनुवाद की विशेषता यह हुई कि शुरुआत वाला जो पद हुआ वह कोई न कोई सर्वनाम होगा। संज्ञा वाले पद भी समझेंगे, संज्ञा कोई यदि कोई पद है तो उसका संस्कृत अनुवाद कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उस तरह के अनुवाद पर विचार करेंगे, उस तरह के हिंदी शब्द पर, हिंदी के वाक्य पर जिसमें शुरुआत वाले में सर्वनाम होंगे और इसके बाद क्रियापद होंगे। और क्रियापद जो होंगे वह क्रियापद होंगे वर्तमान काल में। वर्तमान काल को ही संस्कृत में जो है लट लकार कहा जाता है। तो लट लकार में जो क्रियापद होंगे और शुरुआत वाला जो है सार्वनामिक जो है संज्ञा सर्वनाम रहेंगे जो कि कर्ता के रूप में रहेंगे। स्पष्ट है? यानी कि हम इस वर्ग में किस प्रकार के अनुवाद सीखने पर विचार करेंगे वो स्पष्ट हो गई कि शुरुआत वाला कर्ता जो होंगे वो सर्वनाम होंगे और क्रिया जो होंगे वो लट लकार यानी कि वर्तमान काल में होंगे। अब इस तरह के अनुवाद को सीखने के लिए सबसे पहले जो है हमको इतनी बातें जो है उसको याद रखने होंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं हुई कि जो हमको इसमें रखना पड़ेगा, अच्छी तरह से समझेंगे तो याद हो जाएंगे। दो चार बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो याद हो जाएंगे निश्चय ही। अब जैसे कि सह मतलब वह, तो मतलब ये दोनों, ते मतलब ये लोग, हिंदी जो उसका मतलब है तो बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ एक वचन में है, ये द्विवचन में हुआ, ये बहुवचन हुआ, इसको हम समझ सकते हैं। जो ये जो हो गया हमारा एक वचन का रूप हो गया, ये जो है द्विवचन का रूप हो गया, ये जो है बहुवचन का रूप हो गया। इसमें स्वाभाविक है कि इसमें एक का बोध होगा, इसमें दोनों लगा रहेगा, सब में द्विवचन का बोध होगा, इसमें लोग लगा रहेगा, बहुवचन का बोध होगा। तो ये एक शब्दार्थ की तरह समझ सकते हैं, शब्दार्थ की तरह इसको याद रख लेना है। और इसको जब हम शब्दार्थ की तरह याद रखेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि हम पंक्ति का और किस पंक्ति में कितने नंबर के स्थान पर आते हैं उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यानी कि किस पुरुष में आते हैं और किस वचन में आते हैं। इसी प्रकार का जो है ये क्रिया का रूप है, इस क्रिया के रूप को भी याद रख लेंगे। और इस दोनों यदि हमारे पास याद रहते हैं उसके बाद हम इस तरह का अनुवाद जो है हमको बिल्कुल ही आसान लगेगा। इस तरह का अनुवाद बनाना बहुत ही आसान लगेगा। अब जैसे हम समझ सकते हैं कि इस तरह के अनुवाद को हम बनाएंगे कैसे। मान लीजिए कि हमने ये याद कर लिया, ये भी हमको याद है, उसके बाद हम इसके आधार पर किस तरह से अनुवाद बनाएंगे। अब उसके लिए एक एक करके समझना है कि शुरुआत वाले जो कर्ता का जो रूप में, कर्ता के रूप में जो है सर्वनामिक पद, यदि आपके पास ये याद है
तो इसमें से यानी कि शुरुआत में यदि आप अनुवाद सीखेंगे तो शुरुआत में कर्ता इसी तरह से लेना है कि इसमें से आ जाए, यानी कर्ता वह हो सकता है, वे दोनों हो सकता है, वे लोग हो सकता है, मैं, हम दोनों, हम लोग, तुम दोनों, तुम लोग, इस तरह से कर्ता लेकर के हम सीखेंगे। क्योंकि स्पष्ट है कि हिंदी में यदि हम वचन पढ़ते हैं तो एक वचन बहुवचन दो ही होते हैं, लेकिन संस्कृत में वचन जो है 3 होते हैं, एक वचन होते हैं, द्विवचन होते हैं, बहुवचन होते हैं, इसलिए दोनों लगा हुआ शब्द जो होता है उसको द्विवचन में ही माना जाता है। इसको लिए अलग से ध्यान रखनी होती है तीनों वचन में। तो कहने का मतलब यह है कि यदि कोई आवश्यक नहीं है कि कर्ता जो होते हैं वह इसी 9 में से ही होंगे, 9 के अलावा भी कर्ता होते हैं, लेकिन हम शुरुआत में यदि अभी पढ़ेंगे तो उसमें वैसे ही अनुवाद पर विचार करेंगे जिसमें कर्ता जो है इसी समय से, यानी कि कोई न कोई सर्वनामिक पद होंगे, संज्ञा वाले पद जो होंगे तो उसका हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले ये सीखेंगे इसमें जिसमें कर्ता जो सर्वनाम है। अब स्वाभाविक है यदि ये कर्ता सर्वनाम है और सर्वनाम का यदि इस तरह से हम याद रख लेते हैं तो उसी में से ही रहेगा। यदि अनुवाद हमको सीखना है कि वह खेलता है तो वह का स हो गया। यदि अनुवाद हम ये सीखते हैं कि वे लोग जाते हैं ये बना रहे हैं तो वे लोग का ते होता है। यदि इसी में अनुवाद मैं है, मैं लिखता हूँ तो मैं का अहम है। यदि इसमें रहेगा कि तुम लोग घर जाते हो, क्या अभी बीच वाला जो कर्म जो होता है वो घर वो नहीं, यदि हम केवल इतना सीखते हैं कि तुम लोग जाते हो, तुम लोग में अनुवाद जो हमारा ये जो है कर्ता तुम लोग का यूएम हो जाएगा। इसी पर यानी कि शुरुआत वाले जो पद रहेंगे कर्ता के रूप में, यदि आपको ये याद है तो इसमें से कोई न कोई जो है हो जाएगा। इतना स्पष्ट है, क्योंकि हम इतना ही का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि अभी हमको वही अनुवाद सीखना है जिसमें कर्ता के रूप में ये सार्वनामिक पद आ जाए। इसके बाद हम फिर आगे सीखेंगे यदि इसके स्थान पर यदि किसी का नाम हो जाए, चाहे कोई आ जाए, जैसे 2 हाथी जाते हैं, 2 घोड़े दौड़ते हैं, बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं, इस सब तरह का यदि आ जाएगा तो उसका क्या बनेंगे वो हम आगे की क्लास में सीखेंगे। आज सीख रहे हैं हमको वही जिसमें शुरुआत वाला पद सार्वनामिक है और अंत वाला जो क्रियापद है वह लट लकार में है। अब जैसे हम इसका लिखते हैं कि यदि हमको ये याद है तो वह का हम लिख दिए स, स्पष्ट है, स लिख दिए। इसके बाद जो है खेलता है। अब खेलता है का संस्कृत जो होता है खेलना, ये खेलना का संस्कृत होता है क्रीड, चाहे खेल, खेल पर भी बना सकते हैं और क्रीड पर भी बना सकते हैं। उसका संस्कृत क्रीड भी होता है, खेल भी होता है। जैसे मान लीजिए हम क्रीड लिखे हैं, अब ये हमको देना है, देखना यह है कि ये जो हमारा कर्ता रूप जो था वह किस पंक्ति में था और कितने नंबर पे था, यानी कि किस पुरुष में था और किस वचन में था। तो इस सह जो है वह प्रथम पंक्ति में ही है और प्रथम नंबर पर है, यानी कि एक वचन में ही है। तो उसी प्रकार उसी पंक्ति में उसी वचन पर जो क्रिया का जो प्रत्यय है उसको हम जोड़ देंगे, हो गया। यदि हम खेल पर बनाए रहते तो खेल लिखे रहते तो खेल उस पर खेलती होगी। इस आधार पर यदि हम इस तरह का अनुवाद बनाएंगे तो लगेगा ही नहीं कि संस्कृत हम कोई भारी विषय पढ़ रहे हैं, कि बहुत कठिन विषय, बहुत जटिल है, इसमें नहीं समझ में आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि एक बाय क्रम यदि पढ़ते चले जाएंगे और एक ही बार कोई भारी वाला अनुवाद आपके सामने आ जाएगा, आपको बनाने दे दिया जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं संस्कृत तो बहुत कठिन विषय है। इसीलिए जो है शुरुआत से ही समझिए, शुरुआत से एक एक करके जो खाड़ी बाय खाड़ी जो है आगे बढ़ते जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब जैसे यहाँ दूसरा अनुवाद, जैसे वे लोग जाते हैं, वे लोग का हो गया स्पष्ट है। जैसे इसमें देखिए वे लोग है, वे लोग का होता है ते, ते लिख दिए। जाना का गच्छ होता है। अब जैसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप यहाँ पर लिख देते हैं खेलना है क्रिकेट, जाना गच्छ, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए जो है कुछ शब्दार्थ तो ध्यान रहना ही चाहिए क्रिया रूप का, और ये शब्दार्थ याद करना कोई कठिन बात नहीं है। आप अनुवाद बनाएंगे, अनुवाद में विभिन्न प्रकार के शब्द आएंगे, कई दिन आप अनुवाद बनाते जाएंगे, आपको याद हो जाएगा कि पढ़ना का पठ होता है, लिखना का लिख होता है, खेलना का क्रीड होता है, जाना का गच्छ होता है, इस प्रकार के। और एक बार यदि आप बना लेते हैं, एक बार यदि उसको पढ़ लेते हैं, कोई भी संस्कृत व्याकरण की कोई पुस्तक है, यदि उसमें से आप कुछ शब्द रूप एक बार 2 बार पढ़ लेते हैं तो ये कोई इंग्लिश के मीनिंग की तरह कोई कठिन है नहीं कि उसको आपको रटना पड़ेगा, बल्कि उससे से मिलता जुलता शब्द होते हैं, आपको याद रह जाएगी। अब जैसे वे लोग जाते हैं तो वे लोग का हो गया ते, जाना का हो गया गच्छ। अब ध्यान रखेंगे, आप जाने वाला कोई भी अनुवाद बनाएंगे तो उसमें ध्यान रह जाएगा कि जाना का गच्छ होता है, खेलने वाला कोई अनुवाद बनाते हैं समझ जाएंगे उसमें खेलना का खेल या क्रीड होता है। अब देखेंगे कि ये है ते प्रथम पंक्ति के ही तृतीय स्थान पर का, तीसरे नंबर पर का है,
और इसी में जो है प्रथम पंक्ति में तीसरा स्थान पर देखते हैं तो होता है अंति। अब इसमें जो है अंति जोड़ देंगे। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो हम समझने के लिए गच्छ लिख देते हैं, वो गच्छ हालांकि वास्तविक अर्थ में मूल शब्द नहीं होता है, मूल शब्द गम होता है और गम से ही गच्छ बने होते हैं। और गच्छ रहे चाहे गम रहे, उसके अंत में जो है ये हलंत होते हैं। लेकिन समझने के लिए हम बिना हलंत का ही यहाँ लिख देते हैं। जब कभी भी अंति जोड़ेंगे तो अ जो है वो अ नहीं जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर अ लिख करके तब नौता शुरू सिखा देंगे, सो नहीं, अ जो है हट जाएगा। अ वास्तव में इसमें मिल जाता है, वो पूरा हो जाता है, केवल हम इतना जोड़ देंगे, हो गया। ते गच्छन्ति, वे लोग जाते हैं। इसी प्रकार जैसे मैं लिखता हूँ, ये यदि हम अनुवाद बनाते हैं तो मैं का हो जाएगा अहम, यहाँ पर है मैं का अहम, ये हम याद रखेंगे। और लिखना का लिख। अब जैसे अहम जो हुआ ये तीसरी पंक्ति में 1 नंबर पे, इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे तीसरी पंक्ति के 1 नंबर पे आमी है, यहाँ आमी जोड़ देंगे। आमी जोड़ करेंगे तो आ करके मात्रा देंगे, महर्षि का जोड़ेंगे। तो इस आधार पर यदि हम अनुवाद बनाएंगे तो इस तरह का अनुवाद जिसमें शुरुआत वाला सर्वनाम पद रहे और बाद वाला क्रिया जो है वह लट लकार में रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी यदि यही दोनों को यदि ध्यान रख लेते हैं तो ये अनुवाद बन जाएगी। अब जैसे कोई एक अन्य भी उदाहरण लेते हैं, चौथा कोई अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे कि तुम दोनों खाते हो, तुम दोनों का हो जाएगा युवाम, यहाँ है तुम दोनों का युवाम लिख दी। अब खाना का होता है खात। अब उसमें जो है देखते हैं तो ये दूसरी पंक्ति के 2 नंबर पे युवाम है, दूसरी पंक्ति के 2 नंबर पे था है, था जोड़ दिया। इस आधार पर यदि अनुवाद सीखेंगे तो विश्वास है कि मतलब आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि अनुवाद में हम बहुत भारी चीज सीख रहे हैं, बहुत भारी है। तो आज की क्लास में जो है इतना ही समझेंगे, इसको याद रख लेना है और इसके आधार पर खुद से भी चाहे किसी भी पुस्तक से इस तरह का अनुवाद जिसमें शुरुआत वाला संज्ञा पद सर्वनाम का पद है और लट लकार है, वो अनुवाद हम बना सकते हैं। इसमें एक बात और आप ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसमें जैसे सह तो ते है वह पुल्लिंग के लिए है। यदि कोई शब्द इस तरह से आ जाता है, जैसे इसी में थोड़ा सा परिवर्तन, इतनी बातों को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि यहाँ आ जाते हैं कि वह पढ़ता है और यदि उसी के स्थान पर जाता है वह पढ़ती है, यदि इसमें आता है कि तुम पढ़ते हो और तुम पढ़ती हो तो दोनों का अनुवाद सेम बनेगा, इसमें कोई परेशानी अलग नहीं है। केवल वह, वे दोनों, वे लोग, तीनों में से यदि कोई आते हैं उसके साथ यदि अलग अलग लिंग होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो उसके अनुवाद अलग होंगे। लेकिन यदि इसके बाद तुम, तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग में पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी दोनों में अनुवाद सेम ही होगा, उसका लिंग अलग अलग नहीं होगा। जैसे कि हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन बनाते हैं तो तुम पढ़ते हो वहाँ भी यू देते हैं, तुम पढ़ते हो वहाँ भी यू देते हैं, लेकिन वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वहाँ पर हिस्सी का अलग हो जाता है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं संस्कृत में भी यदि प्रथम पुरुष का यदि कोई प्रथम पुरुष यदि आ जाता है किसी वाक्य में तो वहाँ पर उसका वह का, वे दोनों का, वे लोग का जो संस्कृत बदल जाता है। तो बदल कर क्या होता है तो उसको हम ध्यान रख लेंगे, एक पंक्ति जो है अलग से ध्यान रख लेंगे कि वो हो जाता है सा ते ता, यानी कि सा मतलब वह स्त्रीलिंग में, ये जो है स्त्रीलिंग के लिए है, ये पुल्लिंग के लिए था और ये स्त्रीलिंग के लिए हो जाते हैं। स्त्रीलिंग के लिए जो है जो सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों और ता मतलब होता है वे लोग। ये अलग से ध्यान रख लेंगे कि यदि वह पढ़ती है, कहीं पर भी यदि अनुवाद में आ जाता है कि वह पढ़ता है तो हम सह पठती बना देंगे। किस तरह से सह पठती हुआ स्पष्ट है, सह मतलब वो होता है पहला पंक्ति के 1 नंबर पे है, पहला पंक्ति 1 नंबर पे ती प्रत्यय जुड़ता है, ती जोड़ दिए। यदि इसी के स्थान पर कर जाएगा वह पढ़ती है तो वहां पर वह का हो जाएगा सा पठती, आगे जोड़ेंगे वैसे ही।
जिस तरह से इसमें जोड़े थे उसी तरह से उसमें जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी प्रथम पुरुष का ही हुआ, 1 नंबर पे हुआ पहला पंक्ति में, तो यहाँ पर भी पहला पंक्ति में जो है 1 नंबर पे ती है। यानी कि यदि स्त्रीलिंग आ जाते हैं तो केवल सह तौ ते के स्थान पर स्त्रीलिंग होने पर सा ते ता ये रूप हो जाते हैं और बाकी में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होते हैं। तो आज के क्लास में इतना ध्यान रखेंगे। इस तरह का अनुवाद जो है किसी भी पुस्तक से जिसमें सर्वनामिक पद हो शुरुआत में और अंत में लट लकार हो, उसका प्रैक्टिस करके कुछ अभ्यास करेंगे तो स्पष्ट है, इतना समझ आ जाएगा। फिर अगले क्लास में जो है इसके आगे इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए अनुवाद सीखने का प्रयास करेंगे। यदि हम कुछ अनुवाद सीख जाते हैं उसके बाद यदि हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण आसान रहेगी, और इसके बाद जब हम बुक का जरिए बतलाएंगे, बुक का जो बतलाते भी है, जहाँ भी बुक समझने की आवश्यकता होगी तो उसको इस अनुवाद सीखने से जो है उसको समझने में आसानी होगी। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं।